आप लोगों को जो फिजिक्स का पेपर है ना, अगर हम सबसे पहले उसको शेड्यूल देखें तो बेटा आपका फिजिक्स का पेपर 180 मिनट्स का है। ठीक है, टाइम को पहले देख लेते हैं, क्योंकि अगर हम टाइम को सही से मैनेज कर लेंगे तो इट्स मीन्स के टाइम इज एवरीथिंग। तो भाई सबसे पहली बात यह है कि आपके पास 180 मिनट्स का पेपर होगा। अब इस 180 मिनट को आपने किस तरीके से डिवाइड करना है। मेरे पास गुज़िश्ता चंद सालों से जो स्टूडेंट्स की सबसे ज्यादा कंप्लेन आती है, उनमें सबसे पहली कंप्लेन ये होती है कि सर तैयारी भी अच्छी थी, आता भी पूरा था, लेकिन हमारा पेपर जो है वो रह गया। इसके हवाले से मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि जो सेक्शन ए होगा उसके अंदर आपके 17 एमसीक्यूज दिए जाएंगे। ठीक है, 17 एमसीक्यूज होंगे आपके पास। उसके बाद आपके पास जो आपका सेक्शन बी होगा, उस सेक्शन बी में आपके पास 14 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और उन 14 क्वेश्चन आंसर्स में से आपने 9 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक, इसके बाद अगर मैं बात करूं आपके सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी में आपके पास आपको 3 क्वेश्चन सिविल होंगे, जिनके 2 सब पार्ट्स होंगे, और आपने उसमें से 2 क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, ये तो हमारी एक बात हो गई। अब अगर मैं इसको देखूं तो सबसे पहली चीज ये होती है कि इस 17 एमसीक्यूज को, अच्छा आपको पता है, आप लोग पेपर दे चुके हैं जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं और कंप्यूटर साइंस के, आपको पता है कि आप एमसीक्यूज के लिए जो है वो एक शीट नहीं दे रहे हैं, वो OMR शीट, तो वो जाहिर सी बात है आप लोगों को फिल करना आती होगी। मैंने जो टाइम को एक मैनेज किया था और मैंने अपने कोचिंग पे अपने स्टूडेंट्स को बताया था, वो स्टूडेंट्स जो मेरी कोचिंग में मुझसे पढ़ रहे हैं वो यहाँ पर मौजूद हो, तो बेटा इन 17 एमसीक्यूज के लिए मैंने रिकमेंड किए थे कि बच्चों को 30 मिनट्स रख लेना, जिससे आप आराम से इस काम को कर सकते हो। इन 30 मिनट्स में आप इस तरीके से डिवाइड कर लो कि आपकी कॉपी को फिल करना और जो भी एमसीक्यूज है उसको सोचना भी होगा, जाहिर सी बात है, तो करके आप आराम से काम कर सकते हो। अब आपके पास ये 9 क्वेश्चन हैं, इन 9 को अगर आप 10 मिनट्स में करते हैं तो आपके पास टोटल कितने मिनट्स हो गए? 90 मिनट्स। ठीक है, अब इन 90 मिनट्स के बाद आपके ये 2 क्वेश्चन आंसर्स हैं। अगर मैं इन 2 क्वेश्चन आंसर्स को देखूं तो ये दो भी अपने दो सब पार्ट में टूट रहे हैं, एक पार्ट इसका 1 होगा और एक पार्ट इसका 2 होगा। जब हम इनको देखते हैं तो आपके पास यहाँ पर ये 4 पार्ट्स आपने अटेम्प्ट करने हैं। मैं रिकमेंड करूंगा 15 मिनट्स एक पार्ट के लिए, तो आपके हो गए ये 60 मिनट्स। इस तरीके से आपके टोटल पेपर के 180 मिनट्स हो जाएंगे पूरे। यानी सबसे पहले तो हमने टाइम को देख लिया, ये सेक्शन है, आप 30 मिनट ले लो, जिसके अंदर आप टॉपिक को फिल भी करना देख लोगे। सेक्शन बी में आप क्या करोगे, 9 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अभी 9 क्वेश्चंस को आप 90 मिनट्स में डिवाइड कर दो। उसके बाद सेक्शन सी की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन सी आपका जो है वो 60 मिनट्स आपके लिए हो जाएगा। अब आइए थोड़ा सा पेपर के हवाले से बात कर लेते हैं। बेटा एमसीक्यूज के लिए मैं काफी डिस्कशन कर चुका हूँ। एमसीक्यूज के बाद अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो आपका जो सेक्शन बी है, आज जो मैंने बेसिकली क्लास रखी है, उस क्लास को रखने की मेन वजह है हमारा ये सेक्शन बी। ये बेसिकली अगर आपका अच्छा हो जाता है तो इसके लिए, इसको अच्छा होने के बाद आपके अच्छे नंबर मिल जाएंगे आपको, जाहिर सी बात है। अब अगर मैं इस सेक्शन बी को डिवाइड करता हूँ तो इसके अंदर आपके पास ऑलमोस्ट 60% जो है वो इसमें आएंगे आपके न्यूमेरिकल्स, जो कि मकसद ये है कि आई गैस कि मुझे उम्मीद है कि 60% इसमें न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं जो कि पेपर पैटर्न देके जा रहे हैं, और 40% इसमें जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं तो आपको पता है कि वो शॉर्ट क्वेश्चन बेसिकली जो है वो डेरिवेशन बेस्ड होते हैं, जो कि आप जो है वो सॉल्व करते हैं उसको मैथमेटिकली। अब ये जो न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर टोटल 14 क्वेश्चन है तो इन 14 में से ऑलमोस्ट 8 आपके पास जो है वो पॉसिबिलिटी है 8 या 7 न्यूमेरिकल्स होंगे,
और 8 या 7 भी, यानी मैं यहाँ 6 जो है वो अपने अंदाजे के मुताबिक जो मुझे लग रहा है पेपर का पैटर्न, ये हो सकता है कि 6 शॉर्ट आ जाए और 8 आपके आ जाए न्यूमेरिकल। ठीक है बच्चों, अब आइए चैप्टर वाइज हम न्यूमेरिकल्स को भी देख लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर सबसे पहले जो डिवाइड किया उसमें चैप्टर वाइज हम देखेंगे। चैप्टर नंबर 1, अच्छा किसी भी स्टूडेंट को अगर इसमें ड्यूरिंग डिस्कशन कोई भी सवाल हो तो वो चैट बॉक्स में सवाल को से पूछ सकता है, वो चैट बॉक्स में सवाल कर सकता है, मैं उसको जो है वो उसका जवाब भी दे दूंगा। और ये लेक्चर जो रिकॉर्ड है होगा, इसको भी इंशाल्लाह हम अपलोड कर देंगे अपने चैनल पर। तो भाई बात क्या चल रही है हमारी, ये चैप्टर नंबर 1। तो बेटा चैप्टर नंबर 1 के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि न्यूमेरिकल्स में आ सकते हैं, उनमें जो सबसे पहला आपके पास मामला है वो क्या है। अगर मैं चैप्टर 1 को देखूं तो बेटा ये जो थर्मल एक्सपेंशन वाला टॉपिक है इसको देख लेना। थर्मल एक्सपेंशन, इस टॉपिक से न्यूमेरिकल आने के चांस हैं। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन। अब इसके कौन से थ्योरम, मतलब कौन से न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं, जो कि आपका अगर आप देखो अपनी बुक का न्यूमेरिकल नंबर 3 है, 7.3। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7.3, और बुक पेज नंबर अगर आप देखेंगे तो ये मिलेगा आपकी बुक के पेज नंबर 38 के ऊपर 11.3। ठीक है, 11.3 में आपके पास जो है वो बोल रहे हैं फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो ये ध्यान में रखेंगे आप कि स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, विच इज पूरा बहुत नहीं पाया क्यों। उसके बाद एक रिलेशन बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। उसके बाद तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कल के लिए, जो कल का आपका डे है जिसमें आप लोगों ने फुल प्रैक्टिस करनी है अपनी बच्चों, इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा 11.4 न्यूमेरिकल, 11.4 विच बिलोंग टू रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, और उसके बाद मेरी जो रिकमेंडेशन है आपके लिए वो आएगी 11.5, 11.5 एंड इस चैप्टर का जो लास्ट न्यूमेरिकल है 11.11। अब आइए फर्दर फर्दर इन न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं कि इनके अंदर क्या क्या चीजें सॉल्व। सबसे पहले तो देखो 11.3 के लिए आपको जब इस चैप्टर की प्रैक्टिस करो तो बेटा एक जगह पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर देख लेना, ये फॉर्मूला एक जगह पर रख लेना। उसके बाद आप लोग ये रिलेशन लिख लेना बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, ये अल्फा की वैल्यूज गिवन होती है पेपर में। अच्छा ये जो 11.4 न्यूमेरिकल है इसमें रूट मीन स्क्वायर वाला फॉर्मूला है VRMS, ये बराबर होता है VRMS बराबर होता है अंडर रूट ऑफ 3 k T/m। मैं यहाँ पर इस m को बता दूं कि अगर आपके पास कोई सवाल आता है और वो सवाल आता है हाइड्रोजन के हवाले से, फॉर एग्जाम्पल वो आपसे बोलते हैं कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और आपको कुछ भी नहीं गिवन और टेम्परेचर बताया गया है सिर्फ, तो याद रखिएगा कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बेसिकली H है, और ये जो H2 होता है ना ये बराबर होता है ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि अगर आपके पास सिर्फ हाइड्रोजन बोला जाए तो सिर्फ हाइड्रोजन का मतलब होता है 1 प्रोटॉन, और अगर हाइड्रोजन का 2 टाइम मास यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये वैल्यूज आपको पता होती है, साइंटिफिक कैलकुलेटर में भी ये वैल्यू फिक्स होती है मास ऑफ प्रोटॉन की फुल लिख के, और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद जो आपके पास आता है वो है कार्नोट इंजन वाला। कार्नोट इंजन का आपसे एफिशिएंसी वाला सवाल आ सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। देखो बच्चों रिलेशन बता देता हूँ, एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Q1 के, और एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है Q2 के। व्हाट इज मीन बाय Q1 एंड Q2 है, यहाँ पर Q1 और Q2 क्या है ये भी देख लेते हैं। बच्चों ये जो Q1 है, ये Q1 बेसिकली हीट ऑफ सोर्स है, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है हीट ऑफ सोर्स। हीट ऑफ सोर्स का मतलब वो हीट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये जो Q2 होती है यहाँ पे
ये होती है हीट ऑफ सिंक। अब आप कार्नोट इंजन का टॉपिक, क्योंकि परसों पेपर है तो जाहिर सी बात है अब इतना तो आप लोगों को सेकंड हैंड इसका पता चल चुका होगा। ये जो Q1 है ये हमेशा हमेशा ज्यादा होगी किससे, Q2 से। सिमिलरली अगर टेम्परेचर की बात होगी तो T1 हमेशा ज्यादा होगा T2 से। तो याद रखिएगा अगर दो टेम्परेचर गिवन हो तो पहले एक को रख के सॉल्व करना, फिर दूसरे को रख के सॉल्व करना, इकट्ठा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आइए चैप्टर नंबर 2 में। अगर आप ये न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह इनसे आपके तकरीबन केसेस निकल जाएंगे। अब आओ बेटा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपके कौन कौन से टॉपिक से न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। एक तो आप न्यूमेरिकल देख लोगे जो कि आपका, अगर आप 12 चैप्टर के न्यूमेरिकल देखते हैं उनमें एक न्यूमेरिकल है जो कि इम्पोर्टेंट है और वो है न्यूमेरिकल नंबर 12.5। ठीक है, 12.5। उसके बाद 12.6, ये न्यूमेरिकल भी इम्पोर्टेंट लग रहा है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर 12.9, 12.9, 12.9 के बाद आपके पास 12.10। अच्छा, 12.10 के बाद 12.11। उसके बाद आप जो है वो कैपेसिटर को देख लेना, और कैपेसिटर का जो न्यूमेरिकल है 12.17 और 12.20, 12.20। ये मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बताए। अब इनमें मैं आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको डिस्कस कर लेता हूँ। अब इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक्स देखना जरूरी है। सबसे पहले तो बेटा 12.5 वाला न्यूमेरिकल है, इसको ये देखो, जब हम इस न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं तो इसमें टू स्पेयर्स की बात हो रही है और कह रहे हैं कि उन दोनों का कुछ मास है। अच्छा, और वो दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अगर ये न्यूमेरिकल करना होगा तो इस न्यूमेरिकल को करने के लिए आप सबसे पहले गौर से पढ़ लेना कूलम्ब्स के लॉ, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ को पढ़ लेना और इसके फॉर्मूले को आप देख लेना। अच्छा, कूलम्ब्स लॉ के बाद आपके पास जो है दूसरा न्यूमेरिकल आएगा जो कि ये वाला है। अगर आप 12.9 देखते हैं तो प्रोटॉन ऑफ मास, देखो कह रहे हैं कि दो प्लेट से उनके दरमियान एक प्रोटॉन रखा गया और उसको बैलेंस किया जा रहा है। जब ये बैलेंस वाला केस आएगा तो गौर से देख लेना, जो भी दो फोर्सेस होगी ना, फॉर एग्जाम्पल ये दो प्लेट से के दरमियान में एक प्रोटॉन रखा हुआ है तो इस प्रोटॉन का वेट डाउनवर्ड है तो इसका मतलब ये हो गया mg। और ये क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है तो ये इसको रिपेल कर रहा है, तो यहाँ पर ऐसे जो फोर्स होगी वो होगी ये वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज E is equal to F(q). इन दोनों को बराबर रखोगे न्यूमेरिकल नंबर 6 में तो आपका ये न्यूमेरिकल आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये क्या मैंने लिखा, E is equal to और क्या हो जाएगा W। सही है, यानी कि यहाँ पर आपके फॉर्मूला रखोगे कौन सा वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये किसके बराबर होगी, वेट के। इससे आप सॉल्व कर लो। इसके बाद आप गॉसेस का एप्लीकेशन देख लेना। गॉसेस की एप्लीकेशन अगर आपने देखनी है तो वो ये जो न्यूमेरिकल में यूज हो रही है वो है इनफाइनाइट चार्ज शेप वाली, वो जरूर देख लेना। ठीक है, और कैपेसिटर्स। अच्छा, अब कैपेसिटर्स में जो काम की बात है वो जरा मैं आपसे डिस्कस कर लूं। कैपेसिटर्स के अंदर बच्चों जो आपके काम की चीज आएगी वो ये होगी कि कैपेसिटर का सर्किट। ठीक है, सर्किट की अगर मैं बात करूं, सर्किट कैपेसिटर के जो बनेंगे वो दो बनेंगे, एक सीरीज और एक पैरेलल। पहले देख लेना न्यूमेरिकल में कौन सा गिवन है। अगर आपको सीरीज गिवन होगा तो सीरीज के अंदर जो है वो चार्जेस क्या होते हैं, सेम, लेकिन पोटेंशियल क्या होता है आपका हर जगह पर चेंज हो रहा होता है। ठीक है, सीरीज में। और अगर आपको पैरेलल गिवन होगा, पैरेलल पे चार्जेस क्या हो रहे होंगे आपके, चेंज, और जो आपका पोटेंशियल होगा वो आपका हर जगह पर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो इसको देख लेना, इनको प्रैक्टिस करना इंशाल्लाह, इससे न्यूमेरिकल आपका चैप्टर नंबर 2 का आराम से निकल जाएगा।
अब हम बात करते हैं चैप्टर 3। बच्चों चैप्टर नंबर 3 बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। इसमें तो समझो कि अगर मैं आपको बोलूं इसमें आप क्या क्या पढ़ लो, बस उसी से न्यूमेरिकल हो जाएगा आपका। आप इसमें सबसे पहले देखो चैप्टर 3 के लिए, तो मैंने जो चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल निकाले हैं, एक तो वो आपकी बुक का न्यूमेरिकल है 13.2। ठीक है, 13.2 इसको देख लेना, 13.2। अच्छा, 13.2 के बाद आप जो है वो देखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 13.11। 13.11, 13.11 के बाद आप न्यूमेरिकल देखेंगे 13.15 और 13.16। इसके बाद आप न्यूमेरिकल देख लेना 13.18। ठीक है, और एक न्यूमेरिकल और है जो कि 13.19 और 13.1। ये न्यूमेरिकल्स अगर आप कर लेते हैं, देखिए पेपर में मैं हरगिज ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल यही न्यूमेरिकल आएंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इन जैसे बनकर आ सकते हैं। अब इन न्यूमेरिकल से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आप ये वाला फॉर्मूला बहुत ध्यान में रखना। कौन सा वाला? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रॉ एल अपॉन ए। ये वाला फॉर्मूला आपने पता होना चाहिए। उसके बाद R2 इज इक्वल टू R1 और 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ये ध्यान में रखना कि जब भी हम R2 की बात करते हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ इस R2 की, ये मेरे पास ये R2 है, तो अगर मैं बात करता हूँ R2 की, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ये R2 लिया। R2 हमेशा, R2 के लिए टेम्परेचर बराबर होगा कोई भी नॉन जीरो। नॉन जीरो टेम्परेचर जब भी होगा वो R2 होगा, और R1 में टेम्परेचर हमेशा इक्वल होगा जीरो। यानी अगर आप न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक न्यूमेरिकल पढ़ के आपको बता देता हूँ, और इसमें कह रहे हैं फाइंड द रेजिस्टेंस एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब मुझे 50 और 0 है, तो वो T2 की जीरो होगा जो कि R2 से बिलोंग करेगा। तो R1 के लिए आप जीरो टेम्परेचर हमेशा लोगे, इस ध्यान में रखें। ठीक है, इससे आपके न्यूमेरिकल निकल सकते हैं। उसके बाद आपका ये वाला जो एक फॉर्मूला है P प्लस आई आर, इंटरनल रेजिस्टेंस वाला, और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, ये जरा और से देख लेना, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा, अब यहाँ पर एक केस और आ रहा है। अगर आप यहाँ पर कौन से न्यूमेरिकल में बात कर रहा हूँ, 13.19, यानी मैं अभी बात कर रहा हूँ न्यूमेरिकल ये वाला 13.19, इस न्यूमेरिकल। तो ये जो 13.19 है, अगर आप इसको पढ़ते हो यानी 13.19 को, तो इसमें आपको दो एनर्जीज बराबर कंसीडर करवाई गई है। वाटर हीटर, वाटर को गर्म करना है। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी एक पर्टिकुलर मास को गर्म किया जा रहा है, तो वहां पर आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लोगे, और यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को आप इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है उसके बराबर लोगे। तो इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करोगे इस फॉर्मूले की मदद से, mc डेल्टा टी इज इक्वल टू, और यहाँ पर जो ई है, ई को आप किसके बराबर ले लोगे, डी आई टी। अब उसके बाद ये अरेंजमेंट कर लेना, दिस इज कंसीडर्ड टू बी द टेम्परेचर एंड दिस इज कंसीडर्ड टू बी द टाइम। ठीक हो गई बात। अब आप जब ये न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इंशाल्लाह आपको आसानी हो जाएगी। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 4 के। तो चैप्टर नंबर 4 के लिए मैं आपको कुछ टॉपिक्स रिकमेंड कर देता हूँ, उनमें से ही इंशाल्लाह आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे, मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है। वन थिंग, आप इंडक्शन वाले टॉपिक को देख लेना, म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन। दूसरा, आप चार्ज टू मास रेशो के जो न्यूमेरिकल है, चार्ज टू मास रेशो, इनके न्यूमेरिकल देख लेना। और इसके बाद आप ट्रांसफॉर्मर के न्यूमेरिकल्स, बस इस चैप्टर से अगर आप सिर्फ ये न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके न्यूमेरिकल में आसानी हो जाएगी। और अगर आप अपने रिजल्ट को और अच्छा करना चाहते हैं तो आप टॉर्क वाले न्यूमेरिकल को भी देख लें। ठीक है, इन टॉपिक के न्यूमेरिकल्स आप देखेंगे, इंशाल्लाह आपके जो फाइल आपको जो है वो बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में न्यूमेरिकल्स जो है, अगर हम चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं, यानी लाइक चैप्टर नंबर 5,
तो बच्चों चैप्टर नंबर 5 में आपके पास एक ही टॉपिक है जो कि शंट रेजिस्टेंस का है, उसके न्यूमेरिकल देख लेना और मल्टीप्लायर रेजिस्टर। अब यहाँ पर मैं एक चीज जरा समझा दूं, चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल में बच्चों को कुछ कंफ्यूजन होती है, ठीक है। वो कंफ्यूजन हम यहाँ पर पहले आप लोगों की दूर कर देते हैं। और उसमें उस कंफ्यूजन के अंदर क्या है कि जहन में रखिएगा, आपको बी गिवन होगा कुछ ना कुछ, आपको आई गिवन होगा कुछ ना कुछ, और आर, ये तीन वैल्यूज गिवन होती है। ये जहन में रखेंगे आप कि हमेशा 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 गैल्वानोमीटर की जब मैं बात करूंगा तो गैल्वानोमीटर का मकसद क्या होता है, गैल्वानोमीटर में हमेशा रेजिस्टेंस क्या होती है। जैसे मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, लाइक के मैंने कंपैरिजन किया, मैं एक कंपैरिजन यहाँ कर रहा हूँ किस किस का। एक मैंने रेजिस्टेंस ले ली गैल्वानोमीटर की, एक मैंने रेजिस्टेंस ले ली शंट, और एक मैंने रेजिस्टेंस ले ली मल्टीप्लायर। ठीक है, ये तीन रेजिस्टेंस है। अच्छा, मैं यहाँ पर बीच में रख देता हूँ गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस। ठीक है, ये मेरे पास शंट आ गया। तो जहन में रखिएगा इनका जो एक रिलेशन बनता है वो क्या बनता है कि सबसे छोटी जो रेजिस्टेंस होगी वो शंट होगी, उसके बाद गैल्वानो की रेजिस्टेंस होगी, और उसके बाद सबसे बड़ी रेजिस्टेंस होती है आर एक्स। तो आपके पास अगर न्यूमेरिकल आता है तो आपने आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल मैं न्यूमेरिकल पढ़ता हूँ ताकि आप लोगों को ये बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ समझ आ जाए। अब मुझे मेरा न्यूमेरिकल है, लेट्स से आप अपनी बुक का न्यूमेरिकल नंबर 1 देखें, इस चैप्टर के शुरू के न्यूमेरिकल नंबर 1, 2 और 3, ये तीन न्यूमेरिकल्स कर लेना बस। एक गैल्वानोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम, ठीक है, और मेरा करंट 10 मिली एम्पियर, हाउ कैन इट कन्वर्टेड टू अ रेंज ऑफ 10 एम्पियर। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो करंट गिवन है, एक करंट गिवन है आपको 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर, और एक करंट आपको गिवन है 10 एम्पियर। अब इन दोनों में से आपको कैसे पता लगेगा कि भाई कौन सा करंट जो है वो शंट का है और कौन सा करंट गैल्वानिक का है। तो ध्यान में रखो कि हमेशा गैल्वानोमीटर का करंट कम होगा और वोल्टेज भी कम होगा। जाहिर सी बात है, अगर ये वोल्ट करंट कम है तो इसका मतलब ये करंट किसका होगा, गैल्वानिक। ऐसे ध्यान में रखो। दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ, गैल्वानोमीटर का करंट हमेशा कम होगा, गैल्वानोमीटर का करंट हमेशा कम होगा। ठीक हो गई बात यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आइए चैप्टर 6। चैप्टर 6 में तो कोई भी आपके पास न्यूमेरिकल है ही नहीं। चैप्टर 7, चैप्टर नंबर 7 में मैं आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स रिकमेंड कर देता हूँ, वो कर लेना इंशाल्लाह, उससे आपका फायदा हो जाएगा। चैप्टर नंबर 7 से दो टॉपिक्स जो है उनके न्यूमेरिकल्स कर लो। सबसे पहले आप अपने बुक को ओपन करोगे, और यहाँ पर मैं आपकी बुक का पेज नंबर बता देता हूँ बच्चों। आप जब देखेंगे, ओके, बुक पेज नंबर 268, तो यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल दिखेंगे, उनमें से मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको न्यूमेरिकल 17.3, 17.4, 17.5, इनकी तो अच्छी से प्रैक्टिस कर लेना, बहुत अच्छे से। ठीक हो गई बात। 17.5 के बाद आपने आना है नेक्स्ट पेज पे, और 17.10 इस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद 17.10 के बाद आप आ जाना न्यूमेरिकल 17.18 पर, 17.18, ठीक है। और आखिरी आप करोगे 17.13, 17.13, बस इनके न्यूमेरिकल्स कर लेना ये वाले। इंशाल्लाह इससे आपका जो है वो न्यूमेरिकल वाला चैप्टर 7 का पार्ट निकल जाएगा। चैप्टर 8 में एक ही फॉर्मूला है, चैप्टर नंबर 8 इसके अंदर एक ही फॉर्मूला है। बस ये चीज बता दूं कि इनमें एक सीरीज है 11, 11 के बाद आती है आपके पास बामर सीरीज, बामर के बाद आपके पास आती है पास्कल सीरीज,
फिर प्रीफर्ड्स, सॉरी पार्शियल के बाद आपके पास आती है ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद आपके पास आता है प्रीफर्ड सीरीज। ठीक है। अच्छा, अब जब पहली सीरीज है तो इसके अंदर जो है वो n1 बराबर होगा 1 के, इसमें n1 बराबर होगा 2 के, इसमें n1 बराबर होगा 3 के, इसमें n1 बराबर होगा 4 के, इसमें n1 बराबर होगा 5 के। आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं न्यूमेरिकल, वो जो आपके बुक में नहीं होता, फाइंड द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अब ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा जाए या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछा जाए, इन दोनों में क्या करेंगे? जब आपसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछी जाएगी तो जहन में रखना कि जो आपका n2 है वो बराबर होगा n1 और प्लस उसमें 1 कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे बोला जाए फाइंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज, तो आप क्या कहोगे? बामर सीरीज में n1 1 है तो आप n2 बराबर ले लोगे इसके, n1 बराबर अगर 2 है बामर सीरीज में तो आप n2 किसके बराबर ले लोगे? 3 के, यानी 2 प्लस 1 कर दोगे। और अगर आपसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछी जाए तो शॉर्टेस्ट के लिए जो n2 होता है वो इनफाइनाइट के बराबर होता है। ये दो चीजें आपने जहन नशीन रखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक हो गई बात? अच्छा, इस चैप्टर का एक न्यूमेरिकल और बता देता हूँ, 18 चैप्टर का। इस न्यूमेरिकल के आने के भी चांस होते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी न्यूमेरिकल है, और वो न्यूमेरिकल है 18.4 और 18.5। 18.4 और 18.5 इन दोनों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। 18.4 18.5 इन दोनों की अच्छे से ये दो न्यूमेरिकल हैं, इनकी अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह आपका काम आसान हो जाए। लास्ट जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 9, उस चैप्टर नंबर 9 में आपके पास जो न्यूमेरिकल आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 9 के न्यूमेरिकल्स बहुत आसान से न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर के। जब आप इस बुक को देखते हैं, आपकी बुक में न्यूमेरिकल 19 पॉइंट आपके पास 3 और 19.4 इन दोनों की अच्छे से प्रैक्टिस करना। 19.3 19.4 और उसके बाद आप 19.7 और ये जो क्यू एनर्जी वाला न्यूमेरिकल है एक, जिसे हम कहेंगे 19.8 19.8, बस इनकी प्रैक्टिस करोगे तो ये आपका न्यूमेरिकल वाला पार्ट रह जाएगा। ठीक है बेटा। अब आप लोगों को जो है वो अगर किसी को भी सवाल करना है, गैल्वेनोमीटर लॉन्ग में इम्पोर्टेंट है जी, गैल्वेनोमीटर लॉन्ग में इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है। इसके अलावा अगर किसी को कोई सवाल है, मैं यहाँ से आप लोग अलाउ कर रहा हूँ, आप अपने माइक को ऑन करके और मुझसे सवाल कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है हैंड रेज करें और मुझसे क्वेश्चन कर लें। We have 5 minutes more. Yes, I have a question. न्यूक्लियर फिजन लॉन्ग में इम्पोर्टेंट है? नहीं बेटा, न्यूक्लियर फिजन लॉन्ग में इम्पोर्टेंट नहीं है। न्यूक्लियर फिजन बेसिकली अगर लॉन्ग में आएगा तो वो किसी सवाल के साथ मिल के आ सकता है। हाँ, अगर न्यूक्लियर फिजन की आप तैयारी करें तो उसमें चेन रिएक्शन जरूर देखिएगा, वरना उसके नंबर नहीं मिलते। ठीक है, वरना उसके नंबर हमारे पास नहीं मिलते। और कोई सवाल है किसी स्टूडेंट का? अच्छा, कुछ बातें और बता देता हूँ। मैंने ये जो हमने हमारा जो भी मैंने आज लेक्चर रिकॉर्ड किया है, इसको जब मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगा तो उसके साथ में डिस्क्रिप्शन पे एक गूगल ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा, जिसमें आप लोगों को सॉल्व पूरी बुक के एमसीक्यूज मिल सकते हैं, और उसके अलावा आप लोगों को अगेन गैस पेपर भी मिल सकता है। सवाल आया है ब्लैक बॉडी रेडिएशन इम्पोर्टेंट है, गिगर काउंटर, यस गिगर काउंटर इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है इस साल के लिए। अगर ब्लैक बॉडी की बात करें तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन आप देख लें, एज सच वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चैप्टर 17 से जो है वो जो मुझे लग रहा है इंशाल्लाह वो है आपका जो क्रॉम्पटन इफेक्ट है या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इंशाल्लाह इन दोनों में से कोई एक सवाल आने के चांसेस हैं इस साल। ठीक है।
इन दोनों में से कोई सवाल आने के चांसेस हैं। इस बार काउंटर इफेक्ट के चांसेस ज्यादा ही है फोटो इलेक्ट्रिक के। देखो बेटा, अगर मैं बात करूं तो ये दोनों सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं इसके लिए तो आपसे नहीं कह सकता, आप दोनों को देख लें। वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की अगर बात है तो मेरे ख्याल से फोटो इलेक्ट्रिक मुझे इन दफा ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। ठीक है, जब एमसीक्यूज की बात है तो एमसीक्यूज एसी जनरेटर, यस एसी जनरेटर डायनेमो के नाम से आएगा। एसी जनरेटर का सवाल, ये अच्छा सवाल है, ये भी मैं बता दूं। एसी जनरेटर लॉन्ग में जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को एक काम करता हूँ, लॉन्ग में आप लोगों को यहाँ लिख देता हूँ, वो भी देख लेना। कार्नोट, ठीक है, इसको देख लेना। कार्नोट के बाद प्रेशर डेंसिटी रिलेशन अपॉन 3 एवरेज वेलोसिटी स्क्वायर। इसके बाद आप लोग गॉसिस लॉ देख लेना लॉन्ग के लिए। ठीक है, उसके बाद आप लोग जो है वो चार्ज टू मास रेशियो देख लेना। उसके बाद आप लोग एम्पेयर्स का लॉ देख लेना, एम्पेयर्स लॉ। ठीक है, और डायनेमो, यानी मुझे सवाल आया है एसी जनरेटर वाला, ये देख लेना। गैल्वानोमीटर विद कंस्ट्रक्शन एंड कन्वर्जन। ठीक है, उसके बाद कॉम्पटन, देन उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बॉर्स वाला टॉपिक, इसमें से कोई भी एक वैल्यू पूछी जा सकती है। बॉर्स टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, चैप्टर नंबर 20 से थ्री के टॉपिक है विल्सन क्लाउड और जीएमटीओ। ठीक है, जीएमटीओ। अब अगर आप ये वाले टॉपिक्स कर लेते हो तो भाई, मेरा एक बहुत मशहूर सा डायलॉग है कि अ, ये समझे कि फिजिक्स में आप लोगों का एक, कह सकते हैं कि फिजिक्स को बेड़ा पार हो जाएगा कि अगर आपने इस ताबीज पर अमल कर लिया तो फिजिक्स आपके कदमों में आ जाएगी। और अगर कोई सवाल है तो भी पूछ लें, नॉन से मेरे ख्याल से मैंने आपको ये सारी कंफ्यूजन खत्म कर दी है। और सर प्लीज एमसीक्यूज का बता दें। एमसीक्यूज के हवाले से बेटा मैं क्या बताऊं, या तो यह है कि आप लोग मुझसे पर्सनली डिस्कशन कर लीजिएगा मेरे नंबर पे एमसीक्यूज पे। सर सिर्फ एमसीक्यूज की, सर आप आपके पीडीएफ में एमसीक्यूज सॉल्व है मेरे पास। मेरे पीडीएफ जो आपके पास आए हैं उसके अंदर जो बोल्ड हुए हैं वो आंसर है। इस ध्यान में रखिएगा, जो बोल्ड है वो आंसर है, यानी चार ऑप्शन होंगे उनमें से जो बोल्ड लिखा होगा वो आंसर होगा। और बहुत मसला हो रहा है, अच्छा भी मसला हो रहा है, तो आप मुझसे इंडिविजुअल डिस्कस कर लें, जो भी मसला है इंशाल्लाह हम उसको कवर कर लेंगे। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप लोग और प्रैक्टिस कीजिएगा इंशाल्लाह। अल्लाह आप लोगों का अपने जन्म से। अस्सलाम वालेकुम।